हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, संख्या पद्धति के थोड़ा सा आगे हम चलेंगे और हमने भाज्य अभाज्य पर आधारित प्रश्न, भाजकों पर आधारित, शून्यकों पर आधारित इन सभी प्रश्नों को आपको करा दिया था। अब दोस्त हम थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप लोग जान कर आए हो, लेकिन फिर भी उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि छोटी मोटी परीक्षाओं में वह आती रहती है। ठीक है, लोगों ने कहा कि इसको ज़रूर बताइएगा सर। तो एक प्रश्न बहुत आसान सा आता है, लेकिन बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में आता है। सिंपल सा कंडीशन है, आप लोग जानते भी होंगे। वह बात है स्थानीय मान और जातीय मान या अंकीय मान। स्थानीय मान व अंकीय मान या बच्चा इसे जातीय मान भी कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1 नंबर का। ठीक है, तो इसीलिए इसको बताना मैंने जरूरी समझा। इसको आप जानते हैं प्लेस वैल्यू और इसको फेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है दोस्त। इसको समझने के लिए हमको बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानकार आपको रखना चाहिए कि स्थानीय मान हमें कैसे निकालना है और जातीय मान कैसे निकालना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस कैसे पूछा जाता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इन चीज़ों पर हम बातें करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। आप समझिएगा, यह कहा कि यह इकाई पर है। किस पर है? इकाई पर है, तो 5 है। 5 गुणा 1 बराबर हो गया 5। अब देखिए यह 4 जो है दहाई पे है, तो 4 गुणा 10 बराबर हो गया 40। यह 3 पे है, 3 गुणे 100, 3 गुणे 100 ते हो गया बच्चा 300। क्लियर? यह देखिए 4 पर है, तो 2 गुणे 1000, 1 2 3, तो आप कहेंगे हो जाएगा 2000। क्लियर है? ये आपका 1 गुणे 10,000, तो ये हो गया 10,000। इस तरीके से आप निकालते हैं स्थानीय मान। दोस्तों, इस तरीके से आप निकालते हैं स्थानीय मान कि अगर इकाई के अंक पे है तो 1 से मल्टीपल, दहाई से है तो 10 से मल्टीपल, दहाई से है तो 10 से मल्टीपल, फिर सैकड़े से है तो 100 से मल्टीपल, फिर 1000 से 1000वें स्थान पर है तो 1000वें से मल्टीपल, फिर 10,000 पे है तो 10,000 से मल्टीपल करके स्थानीय मान निकाल देते हैं। अब रही बात, ये तो स्थानीय मान रही। अब इस पे मैं पूछता हूँ दोस्त, चलिए दूसरा लिख देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये समझ गए होंगे आप। अब समझिएगा, एक 2 3 4 5 में सभी अंकों का जातीय मान या अंकीय मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अंकीय मान बताइए। अंकीय मान बताइए। क्या बताइए? अंकीय मान बताइए। दोस्त आप ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। अगर अंकीय मान नहीं पूछेगा तो जातीय मान पूछेगा, जातीय मान नहीं पूछेगा तो आप चीज़ याद रख लिए फेस वैल्यू पूछेगा, ऐसे लिखकर ही पूछेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से दिमाग में रखना है 5 का 5 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 3 का 3 ही होगा, 2 का 2 ही होगा और 1 का 1 ही होगा। दोस्त ये आपको दिमाग में रखना है, यानी जातीय मान कभी परिवर्तन नहीं होता है।
अरे भाई जाति किसी की कैसे परिवर्तन हो जाएगी, नहीं होगी ना, ठीक है। लेकिन स्थान तो हमेशा सबका परिवर्तन होता रहता है। तो यही देखो 5 का 5 हो गया, 4 का 4 हो गया, 3 का 3 हो गया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है वो बातों की चर्चा मैं करता हूं आपसे। इसी में ऐसे प्रश्न पूछे जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5 के अंकों में 5 के अंकीय मान, 5 का अंकीय मान व 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 2 3 4 5, ये आपका क्वेश्चन हो गया, जो भी क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 में सभी अंकों में 5 के 1 2 3 4 5 में सभी अंकों में 5 के अंकीय मान। अब 5 का अंकीय मान देखिए, तो चूंकि बच्चा आप अंकीय मान में जानते हैं सेम होता है, इसका 5 ही होगा, इसका 4 ही होगा, इसका 3 ही होगा, इसका 2 ही होगा और इसका 1 ही होगा। ये तो अंकीय मान है, यस और नो, ये तो अंकीय मान है। लेकिन अगर इसी का स्थानीय मान हमको निकालना हो, 1 2 3 4 और 5 का स्थानीय मान, तो 5 का 5 हो गया, 4 का 2 स्थान पे 40 हो गया, 3 का सैकड़े के स्थान पर है तो 300 हो गया, 2 का हजारवें के स्थान पर है तो 2000 हो गया और 1 का 10,000 स्थानवे पर है तो हमारा क्या हो गया, 10,000 हो गया। क्लियर है। अब देखिए कहा कि 5 का अंकीय मान, 5 का अंकीय मान कितना होगा, 5 ही होगा, रख दीजिए 5 माइनस 3 के स्थानीय मान। अब 3 का स्थानीय मान कितना, 300, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, छोटे में से बड़ा नहीं घटाएंगे। 300 में से इसको घटा देंगे तो 295 हो जाएगा और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों की बात समझ में आई होगी। अब इसके पॉइंट वाले सवालों पे कैसे चलते हैं। जब हमें एक क्वेश्चन सिंपल तो पूछा जाता है, अभी तो पेपर में सिंपल ही पूछा जाता है, ऐसे पूछ देगा आपको जाति मान और अंकीय मान का अंतर पूछ देगा, स्थानीय मान का अंकीय मान पूछ देगा। कभी कभी क्या करता है ना, 5 और 4 के अंकीय मान का भी प्रश्न पूछ देगा आपसे। क्या पूछेगा बच्चा, 5 और 4 का अंकीय मान का डिफरेंस, तो 5 का अंकीय मान 5 या जातीय मान 5 और 4 का 4, तो दोनों का अंतर पूछ देगा। आपसे कहेंगे 5 में से 4 गए 1। आप समझिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, स्थानीय मान वाला। ये तो सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, यानी सीधी सी बात जान जाओ, प्लेस वैल्यू बदल जाता है स्थान के स्थान पे और फेस वैल्यू सेम रहता है, बस कुछ करने की जरूरत बहुत ज़्यादा इसमें नहीं। लेकिन जो ही बात यहाँ पर आके टिकती है, देखो 23.14 में 1 का स्थानीय मान बताओ, 1 का स्थानीय मान होगा। अब बातें आपको दिक्कत में करेंगी। हालांकि ऐसा प्रश्न अभी छोटी बड़ी परीक्षाओं में नहीं आता है, लेकिन जब भी आएगा तो आपको दिक्कत करेगी यदि आपको जानकारी नहीं है तो। अभी तक तो आप फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू आप निकाल, मान लीजिए फेस वैल्यू की तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बदलता ही नहीं, तो सेम ही रहेगा 0.1 0.4, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ स्थानीय मान का डिफरेंस समझिएगा। स्थानीय मान क्या होता है बच्चा, इसको अगर हम लिखूंगा ना, इसको देखो, इसको लिखूंगा 23.00 और प्लस 0.14 ऐसे लिखेंगे, समझिएगा। यानी 23 जो हम लिखेंगे ना, ये होल नंबर में पूरा पूरा लिखेंगे और ये 0.14 जोड़ेंगे तो यही मिलेगा। यानी मुझे यहाँ एक चीज निकल कर आई यहाँ से कि इस 3 का तो 3 होगा क्योंकि इकाई के स्थान पे है, लेकिन इस 2 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहीं से चेक होता है 20 और 3 23। क्लियर है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे,
अब ऐसे नहीं कि अब इसको भी वैसे करेंगे, नहीं, अब यह दशमलव के किस स्थान पे, पहले स्थान पे, यहीं से काउंट करोगे दशमलव की, तो 1/1 है ना, 1 बटे कितना 10, जो आप लिखते हो बच्चा 0.1 को वही आप लिखना 1/10। क्लियर है, समझ पाए क्या? क्लियर है, समझ पाया क्या? अब बताओ यह 2 स्थान पे है तो इसको बच्चा क्या लिखोगे 4/100। और ज़्यादा ले चलते हो तो ले चलो, मान लो कोई अंक मैंने लिख दिया 5, तो आप यहाँ से भी क्या करोगे 5/1000, 5/1000। अब समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आओगा सर एक अंक में है तो 10 काहे लिखे? अरे भाई हमको बताओ 0.1 को क्या लिखते हो आप, इसकी जगह लिखते हो 1/10। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर मैं दे दूँ 0.04 तो इसको क्या लिखोगे आप बताओ? तो आप कहोगे सर 0.04 को लिखेंगे 4/1 तो अंक हो जाएगा और 2 शून्य, तो 2 शून्य हो गए तो 4/100 लिखा गया है। वैसे 0.005 को क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर 5 तो लिखेंगे और 3 अंक पे दशमलव हो तो 3 अंक पे दशमलव लगाने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो ये चीज़ लिखा के। यही स्थानीय मान अगर कभी पूछा जाता है आपसे तब आप गड़बड़ी कर दोगे। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है 5 के और 4 के स्थानीय मान का डिफरेंस क्या होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए 5 के स्थानीय मान तो 5/1000 और 4 का स्थानीय मान तो 4/100 का डिफरेंस क्या होगा, तो आप करते हो कि यहाँ 0 बढ़ा दिए, सेम हो गया, तो यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 35/1000 हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत काउंसलिंग आपको मैं बाद में बताऊंगा कैसे कर किया जाता है, ये सब चीज़ें आप बाद में जानेंगे। ठीक है, कि कैलकुलेशन हम कैसे फास्ट करेंगे सवालों में वो हम चीज़ बाद में करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम समझ पाएँ क्या? समझ पाए कि नहीं पाए भाई? सीधी सी बात थी, आसान सा है, एक बार अगर देख लोगे और तो तैयारी हो जाएगी इसकी। तो ये रहा जाति मान और स्थानीय मान। अब यहाँ से प्रश्न, अब जैसे आप यूपी टेट देते हो, सुपर टेट देते हो, सी टेट देते हो, वहाँ तो बस इतना ही प्रश्न पूछा जाता है कि 542 में 4 के स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मान व जातीय मान या अंकीय मान का अंतर होगा, मान का अंतर होगा। अब आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है, सीधी सी बात है। अब आप क्या करते हो, कहोगे अरे यार इतना छोटा सवाल, 4 का स्थानीय मान 40 और 4 का अंकीय मान 4, दोनों का डिफरेंस 36, यही आपके सवाल का आंसर। चेक कर लेना, चेक कर लेना भाई, जो सवाल आए हुए हैं एकदम सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अंदर जाके आपको इसलिए बताया कि ये बातें आपको समझ में आ जाए। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? बातें आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और दोस्त दूसरे टाइप के सवाल में चलेंगे जो हमको समझना था। अब कई बार दोस्त ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, देखिए मैं आपको पहले उसको लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो भी टाइप होना अपना अपना लिख लेना टाइप में। कई बार इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आप देखे भी होंगे सवाल में 4 पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 किस संख्या से विभक्त होगा। कई बार ऐसे भी प्रश्न दोस्त पूछे जाते हैं, किस संख्या से विभक्त होगा, किस संख्या से विभक्त होगा। कई बार इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 किस संख्या से विभक्त होगा, किस संख्या से विभक्त होगा। अब ध्यान समझिए, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं दोस्त, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से 4 का पावर 61 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच कितना जाएगा 1 प्लस 4
4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2 और प्लस 4 की घात 3। बोलिए हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, आराम से कर लोगे, यहाँ तक तो कर ही लोगे। ठीक है, यहाँ तक आराम से कर लोगे। अब बताओ 4 के पावर 61 को लिखो ऐसे, और यहाँ अंदर क्या आ गया 1 + 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 64। तो 16 4 20, 20 जोड़ोगे 84 और 1 85, तो इसकी जगह दोस्त आ गया 85 आ गया। अब 17 × 5 = 85, 5 17 में 85, ऐसे कर सकते हो, या तो इसको और छोटा कर लो, या तो इसको और छोटा कर लो भाई। इसका यूनिट बाय डिजिट निकाल लो। यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 का पावर विषम मैंने बताया था, 4 का पावर विषम 4 ही होता है और 4 का पावर सम 6 होता है। ये बात मैंने आपको पीछे क्लास बताई थी कि 4 का पावर विषम अगर है बच्चा तो 4 ही होगा, और 4 का पावर अगर सम है तो क्या होगा? 6 होगा। फिर मैंने बताया था 4 का पावर विषम है तो 4 होगा, और 4 का पावर सम है तो क्या होगा? 6 होगा। आप यहाँ से देखकर बच्चा बताओ क्या 61 सम घात है कि विषम घात है? तो आप कहेंगे सर ये क्या है? विषम घात है। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 × 85, आप कहेंगे यहाँ से आ जाएगा 340। अब किससे किससे कटेगा? ऑप्शन में जो भी हो आप देखेंगे एक ही ऑप्शन ऐसा होगा, या तो बच्चा ये 2 से कटेगा, या तो ये 17 से कटेगा, या तो 10 से कटेगा। इन 3 ऑप्शनों में अधिकतम मिलता है। वैसे 17 और 10 में आया हुआ प्रश्न है, या तो 17 में आया हुआ होगा या तो 10 में आया हुआ होगा। इन दोनों पे कटने की उम्मीद ज़्यादा होती है। तो 17 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। क्लियर है दोस्त? तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि ऐसे सवाल किस संख्या से विभक्त होंगे, तो 2 का बहुत कम ऑप्शन में रहता है, 2 बहुत कम रहते हैं, या 10 रहेगा या तो 17 रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, या तो याद कर लो इस सवाल को ही, ये जब भी आएगा तो 17 और 10 लेकर आएगा और एक नंबर देगा भी बहुत आसानी से। और भाई 34 अगर है ऑप्शन में तो 17 से कट रहा है तो 34 से तो आराम से कटेगा ही, क्योंकि उसी को तो मल्टीपल में भी आता है। क्लियर है? कर लोगे दोस्त? कोई दिक्कत है बताओ? अगर ऐसे सवाल आए तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को आपको बखूबी पीछे की क्लास में आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पर जब इकाई का अंक निकालना समझाया था तो इकाई के अंक में इन चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मैंने समझाया था कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। क्लियर है? कर लोगे भाई? चलें, चलो। अब हम शुरू करेंगे जो अच्छे कॉन्सेप्ट है दोस्त। यहाँ से भी प्रश्न कई बार आते हैं जिसको आपको करना है। जैसे कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं दोस्त, जो भी टाइप होगा आप यहाँ पे टाइप लिख सकते हैं, टाइप 3 टाइप 4 जो भी आपको लिखना हो। जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार 100 तथा 200 के बीच, 100 तथा 200 के बीच, 200 के बीच, 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 100 तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभक्त हों। सौ तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 300 से विभक्त हो। बातें समझिएगा। अब आपको या तो आप क्या करो दोस्त, या तो आप इसको समांतर श्रेणी में बना लो, लेकिन अभी मैंने समांतर श्रेणी नहीं बनाया है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, फिर उसके आगे की पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, फिर उसके आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम। ठीक है दोस्त, तब जाके इसमें जो है हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि आखिर संख्या पद्धति में ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो उन चीज़ों को हम धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ मैं आपको नंबर सिस्टम में जो है आपको समांतर श्रेणी अभी नहीं समझाने वाला हूँ।
मैं इसको डायरेक्ट आपको लगाने का तरीका बताऊंगा और इससे कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं उन तीनों टाइप को यहाँ पर यूज करूंगा। जब हम समांतर श्रेणी पढ़ लेंगे तो इस सवाल को, ऐसे ही सवालों को हम समांतर श्रेणी के द्वारा भी लगाने का प्रयास करेंगे। मैं उसके फार्मूले को आज आपको डिराइव करूँगा समांतर श्रेणी के, पहले इसको समझने के बाद। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, पहले तो अब हमको 3 से काटने के लिए क्या होगा, तो 3 का टेबल भी आना चाहिए। अब मैं समझा देता हूँ 3 के टेबल में क्या क्या आएगा, पहले इस बात को समझिए। आप कहेंगे 34 तिहाई 102, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, 105 जो भी होगा दोस्त, ऐसे बढ़ा देंगे। फिर हमारे पास प्रथम पद और द्वितीय पद का डिफरेंस देखेंगे, फिर हम योगफल निकालेंगे। लेकिन इतना आपको नहीं करना है, मैं क्या आपको समझाने वाला हूँ उस चीज़ को समझिए। इसको हम चर्चा में लेते हैं अभी कुछ देर में। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 3 से विभक्त करेंगे दोनों संख्याओं को, 100 को और 200। तो देखिए 100 को जब हम 3 से भाग दिए बच्चा तो 33 बार जाएगा और 99 हो जाएगा, एक कट गया। हालांकि मैं 3 त्रिका 9 रख नहीं रहा हूँ, उसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब 200 में भाग दिया दोस्त, 200 में हमने भाग दिया किससे, 3 से, तो 66 तिहाई 198 हो जाएगा और 2, यहाँ रिमाइंडर 1। आप ध्यान समझिएगा दोस्त, यही मुख्य बात है। अगर शेषफल बचता है, अगर शेषफल बचता है तो भागफल को भागफल से घटा दीजिए, तो भागफल को भागफल से घटा दीजिए। यानी कुल कितनी संख्याएं होंगी, 33 संख्याएं होंगी। यानी कुल कितनी संख्याएं होंगी, 33 संख्याएं होंगी। यदि, यहाँ लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा आप, नोट, आप 100 रुपए के नोट में लिखो चाहे 150 के रुपए में लिख लो, नोट, मैं 100 रुपए वाले लिख देता हूँ। यदि शेषफल बचता है, यदि शेषफल बचता है तो भागफल को आपस में, भागफल को आपस में, तो भागफल को आपस में घटा देंगे। यदि शेषफल बचता है तो, यदि शेषफल बचता है तो भागफल को आपस में घटा देंगे। यस आर नो। अब आपके दिमाग में आया अगर नहीं बचता है तो बात की बात है। पहले यहाँ हमको बताएं कि यहाँ बातें समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी। चले आगे, ठीक। अब यही मैं सवाल को अगर इस तरीके से कर दूं, सौ तथा 300 के बीच, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभक्त होंगी। चलिए, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभक्त होंगी, 6 से विभक्त होंगी। 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभक्त होंगी। अब बच्चा देखना, जब हम यहाँ भाग दिए 100 में 6 का, तो आप कहें कि 16 छक्का 96 बार जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। और जब मैं 300 का भाग दिया 6 में, तो मैंने कहा 6 50 में जाएगा और 300 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात को समझिएगा बच्चा। अभी तो आपने सर बताया कि जहाँ शेषफल बचे डायरेक्ट घट जाए। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बच गया, यहाँ क्या हुआ, बच गया, लेकिन यहाँ नहीं बचा। तो इन दोनों के लिए क्या करते हैं, देखिए, ये तो हूबहू आंसर यहाँ से आ गया 16, इस सवाल का आ गया 16, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि शेषफल न बचे
यदि शेषफल न बचे तो भागफल में से एक घटाकर लिखते हैं, एक घटाकर लिखते हैं। यानी बच्चा यहाँ से मेरा आ जाएगा 50 - 1 यानी 49, यानी यहाँ से आ जाएगा मेरा 50 - 1 यानी 49। अब आपको बताना था 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से विभक्त होंगी। तो अब इसमें से 49 में से 16 अब निकाल देना है, यानी 49 - 16 करना है और मेरे पास 33 संख्या बच जाएंगी। 33 संख्या ऐसी होगी जो 6 से क्या होगी, कट जाएगी। 33 संख्याएं ऐसी होंगी, भाई सही घटाया हूं ना, 9 में 6 गए 3 और 4 में से 1 गए 3। क्लियर है? बोलो यहाँ तक बातें समझ में? अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में ये आया होगा, अगर सर दोनों न बचे शेषफल तब क्या करेंगे? अभी तक आया तो होगा नहीं तुम लोगों के दिमाग में, मैं बता दे रहा हूँ तो आ जाएगा। पहले कंडीशन में क्या हुआ, दोनों में रिमाइंडर बच गया। पहले कंडीशन में क्या हुआ, दोनों में शेषफल बच गया, तो मैंने भागफल को भागफल से घटा दिया, पहली बात। दूसरी बात हुई, पहले वाले में बच गया लेकिन दूसरे वाले में नहीं बचा, तो जहां नहीं बचा उसमें से भागफल में से 1 घटाकर लिखते हैं, तो 50 में से 1 घटा के 49 लिख दिया। अब इसके बाद मैंने घटा दिया और मेरे पास आ गया 33। अब तीसरा जो टाइप आता है दोस्त, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, उसको मैं कराता हूं। पहले इस टाइप को कराता हूं फिर क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभक्त हैं। देखिए बातों को समझिएगा दोस्त, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभक्त है। अभी तक मैंने क्या बताया, समझ पाए आप? बोलिए भाई, अभी तक मैंने क्या बताया, आप लोगों को समझ में बात आई? चलिए देखिए, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभक्त होंगी। अब आप हमको बताओ, 100 में भाग देंगे 5 से, 5 विषम में हो जाएगा 100। ये भाग मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, इसे परेशान मत होना आप लोग, आप डायरेक्ट मत देना, धीरे धीरे दे देना, भाग तो देने आता ही होगा। 300 का भाग अगर मैं 5 में देता हूँ तो 60 बार जाएगा और टोटल हो जाएगा। अब देखो बच्चा, न तो शेषफल यहाँ बचा है और न तो शेषफल यहाँ बचा है, और इस बात को मैंने बताया कि जब शेषफल न बचे तो भागफल में से पहले क्या घटाओगे, 1 घटाओगे। फिर से लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूजन न रहे। जब शेषफल न बचे तो भागफल में से 1 घटा देते हैं। ठीक, ये नोट में आप लिख लेना, तो आपको दिमाग में रहेगा कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, अब आप बताओ यहां से कितना आया, 20 में से 1 पहले से ही निकाल दो, 19। देखो शेषफल ना बचे तो आप घटा के निकाल सकते हो दोनों, लेकिन ऐसा होना चाहिए, अगर एक में आ गया नहीं आया तो भूल जाते हैं तो 34-35 हो जाता है। दूसरे में देखिए, जैसे आप कहा था 20 में से 60 घटाते 40 आ जाता, और 19 में से भी 59 घटाओगे 40 आएगा, लेकिन अगर बच्चा यहाँ 1 आ जाता तब ये 60 रहता पूरा, इसीलिए मैं दूसरा टाइप इसको बता दिया। ठीक है, जैसे यहाँ 19 आ गया, अब यहाँ 60 में से 1 घटाएंगे तो 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, और इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो आप कहेंगे 59 - 19 तो हो गया कितना, 40। तो इससे अच्छा सर हम इसे घटा देते। हाँ बच्चा, घटा सकते हो, ये भी घटा सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको न बताता तो जो दूसरा कंडीशन मैंने बताया था, दूसरी
जो दूसरा प्रश्न बताया था, अगर यहाँ एक भी शेषफल आ जाता तो यहाँ एक घटाना पड़ता और उत्तर का अनर्थ हो जाता, अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो इसलिए याद रखना, अगर शेषफल बचता है तब बेहिचक घटा दो, अगर शेषफल नहीं दोनों में बचता है तब भी बेहिचक घटा दो। लेकिन ज्यों ही बात आ जाए कि भैया एक में बच जाए एक में न बचे, तो इसके भागफल में से एक घटा देना और यहाँ मत घटाना। इसीलिए मैंने तीनों रूल को अलग अलग समझाया है। ओके, जैसे मैं कहता अगर यही सवाल 301 हो जाता, बताओ 301 हो जाता और मेरा यहाँ रिमाइंडर बच्चा कितना बचता, 1 बच जाता, तो मैं कहता यहाँ से तो पूरा 60 आएगा, यहाँ से पूरा कितना आएगा 60 आएगा और यहाँ से मेरा 19 आएगा। अब बताओ 60 में से 19 करते तो क्या मेरा 40 आता, नहीं, तब कितना आ जाता 41 आ जाता और वही सवाल क्या हो जाता, गलत। इसीलिए जब अगर दोनों में शेषफल बचता है तब ठीक है, नहीं बचता है तब ठीक है। ठीक है, अब जो प्रश्न आता है दोस्त उस बात को हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतना तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने करा दिया। अब जिस भी किताब में ऐसे प्रश्न हो ढूंढ कर करो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे जो भी आप देख लीजिए, जो मन करे 30 के हिसाब लगा के देखिए, किसी में ऐसा सवाल आपसे नहीं फंसेगा। ठीक है, आप देखिए अब सवाल क्या आया, 100 तथा 300 के बीच, 100 तथा 300 के बीच, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 से विभक्त होंगी। 2, 3, 5 से 2, 3, 5 से विभक्त होंगी। 100 तथा 300 के बीच, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 100 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभक्त होंगी। क्लियर बच्चा? अब बात को समझिए। अब तक तो बात थी भैया कि 3 से विभक्त हो रही थी, अब तक की बात थी कि 5 से विभक्त हो रही है, अब डायरेक्ट आपकी बात हो रही है कि 2, 3 और 5 से विभक्त हो रही है। तो बातें तो अब गड़बड़ चल रही हैं। ठीक है, क्या हो रही है, बातें गड़बड़ चले कि तीनों से कैसे हम देंगे। बात हमारी ये है कि हम तीनों से भाग कैसे देंगे, एक बार 2 से देकर देखेंगे, एक बार इसे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे बच्चा, 2, 3, 5 का लसा ले लेंगे, 2, 3, 5 का लसा ले लेंगे। दो, 3, 5 का लसा ले लेंगे तो आपका लसा आ जाएगा 30 आ जाएगा ना, 3 दूना 6 पचे 30। जब संख्या विषम हो तो डायरेक्ट गुणा कर लिया करो। देखो संख्याएं कोई आपस में कट रही हैं, 3, 5, 2 में कोई नहीं कट रही हैं, तो आपस में गुणा कर लेना। इसके बाद मैं संख्या पद्धति के 3 क्लास के बाद चौथी क्लास में आपका लसा पढ़ाऊंगा दोस्त, तब वहाँ पे आपका लसा का मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट उड़ा दोगे लसा। ठीक है, तो 2, 3 और 5 का लसा हो गया कितना, 30 हो गया। क्लियर है? अब 30 से 100 में भाग देंगे, किस में देंगे, 100 में 30 से भाग दोगे, आप तो दे लोगे, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90, शेषफल तो बच गया, शायद 10 बच गया, तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ से उत्तर कितना आ गया, 3। दूसरे में 300 में जब हम 30 से भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 30 दहा में 300। अब बात देखिए फंसी कि नहीं, अब यहाँ पर शेषफल नहीं बचा, यहाँ पर शेषफल नहीं बचा, सही है, हाँ शेषफल नहीं बचा, तो यहाँ से बच्चा क्या करोगे, भागफल में से 1 घटा लोगे, और जब मैं भागफल में से 1 घटाया तो मेरी संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। कितनी आ गई बच्चा, 9 आ गई। अब इन 9 में से 3 को क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो 9 - 3, और 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 - 3 कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी? तो 6 संख्या ऐसी होगी जो 100 तथा 300 के बीच में होगी। और किससे किससे कटनी चाहिए? एक तो 2 से कटनी चाहिए, एक तो 3 से कटनी चाहिए, एक 5 से कटनी चाहिए। क्लियर है? तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। बताओ इन चारों टाइप में कोई कंफ्यूजन नहीं। एक प्रश्न और इस पे क्या बनता है दोस्त, उसको भी मैं करा देता हूं। 100 तथा 200 के बीच एक प्रश्न और मैं करा देता हूँ, 300 बदल देता हूँ, बार बार 200 300 कहते कहते उब गया। 100 तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 0 और 6 से विभक्त हों, जो 0 व 6 से विभक्त होंगी। 100 तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 100 तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 0 व 6 से विभक्त होंगी। आप दोस्त याद रखना, अब 0 और 6 का लसा तो ले नहीं पाओगे, और ले लिए तो कुल 0 हो जाएगा। तो हल कैसे करोगे? बहुत दिक्कत है। यानी 0 का यहाँ पर कोई महत्व नहीं। हम किससे डिवाइड करेंगे? डायरेक्ट करेंगे बच्चा 100 से, 6 से। तो 6 से करेंगे तो 16 छक्का 96, यहाँ से आ गया बच्चा 4 आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ 200 में हम भाग देंगे किससे? 200 में भाग देंगे 6 से, 200 में भाग देंगे 6 से, तो 6 त्रिक 18, 0 फिर 6 त्रिक 18, और यहाँ पे बच्चा बचा कितना? 2। बताइए, दोनों में शेषफल बच गया, दोनों में शेषफल बच गया। और जब शेषफल बच जाए तो भागफल को भागफल से घटा देते हैं, भागफल को भागफल से घटा देते हैं। तो आप बताइए, क्या यहाँ से 33 माइनस 16 हो गया? तो आप कहेंगे 17 बचेगा दोस्त। तो ऐसी संख्याएं 17 होगी। अब उम्मीद करता हूं अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर ऐसे प्रश्न मिलते हैं, रूल्स यही है बेटा, रूल्स यही है, इसी रूल्स पे फॉलो करना, आपका हर सवाल हो जाएगा। क्लियर है? बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ, तो बता दूं। ऐसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है दोस्त? अब थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ेंगे। हम आज के क्लास में यह जानेंगे कि पहले समांतर श्रेणी होता क्या है, क्योंकि कल हम इस पे फिर से आपको बेस बता के फिर से सवाल कराएंगे। तो आज हमको इस पे जानना है दोस्त कि अभी तक तो हमने पीछे बेस के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, कैसे हल किया जाता है, कैसे कैसे हम सवालों को लेकर शून्यकों की संख्या, उच्चतर संख्या, हम ये सब चीज़ों को आपको लगाते हुए चल रहे हैं आगे धीरे धीरे। ठीक है? तो आप एकदम दिमाग से इसको पढ़ते रहिएगा, एक एक चीज़ों को जानिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट यहाँ से मजबूत हो जाएगी आपकी। तब छोटे सवाल जब भी मिलेंगे, बड़े सवाल तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। चलिए अब आइए हम पढ़ते हैं दोस्त थोड़ा सा इसके बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी के बारे में। आप समांतर श्रेणी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं दोस्त इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज इस टाइप का होता है, इस पे सवाल बड़े अच्छे अच्छे आते हैं दोस्त, और उन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक हमें जोड़ना होता था। ध्यान समझिएगा, ऐसे मान लीजिए हमको जोड़ना होता था, तो हम लोग क्या करते थे? ऐसे डायरेक्ट जोड़ लिया करते थे। कैसे जोड़ते थे दोस्त? देखिएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 36 36 9 45 और 10 55। ठीक है,
अब जितने का टेबल आपको लिखना होगा, ध्यान समझिएगा दोस्त, एक एक बातों को, छोटी छोटी बातें पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को लगाने से पहले हम बहुत ही नॉर्मल अगर बातों को दिमाग में अपने रखेंगे तो ये 100% कर जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। देखिए दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बात को आप समझिएगा। जब भी मुझे 2 का टेबल लिखना होगा, ध्यान समझना, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे ऐसे दोस्त कहाँ तक, 20 तक, यही तो 2 का टेबल। अब आपको यहाँ से एक चीज़ दिमाग में रखना है, ये तो 55 है, अब 2 ज़्यादा आया तो गुणे 2 तो 110 होगा। अब यहाँ से आप सीख पाए क्या? अभी समझते हैं, देखते हैं। अगर 3 देखता हूँ, 3 6 9, ऐसे करके दोस्त कहाँ तक, अगर 30 तक देखता हूँ तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 55 गुणे 3 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, हो ही जाएगा। 4 का देखता हूँ तो 55 गुणे 4 हो जाएगा। देखिए 4 8 12 इस तरीके से होगा दोस्त। 40 तक तो हम क्या कह देंगे कि 55 गुणा 4 यानी 220। तो आप यहाँ से क्या सीख पाए? आप यहाँ से यह सीख पाए दोस्त कि जब भी हमें कोई सीरीज इस तरीके से मिलेगी, लगातार सीरीज मल्टीपल में कोई भी टेबल मिले, कोई भी टेबल 19 20 38 42 52 जिसका भी टेबल आपसे मिल जाए, तो आप जानते हैं 55 का गुणा उतने से कर देना। जैसे 4 का मिल गया तो मैं 55 गुणे 4 कर दिया, 5 का मिल गया तो 55 गुणे 5 कर दिया, 75 का मिल गया तो 75 गुणे 55 कर दिया। ये तो बात यहाँ तक को ठीक थी। अब देखिए इसको दूसरा टाइप क्या बनाते हैं लोग, कैसे कैसे बनते हैं, आप समझ पाए क्या? ये गुणा कैसे मैंने कर दिया, क्योंकि यहाँ से जब, अच्छा इसको समझा भी देता हूँ मैं, ये चीज़ें यहाँ से जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा ना तो वही ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी, ये वाली यहाँ पर 2 1 का 2 2 दूना 4 वही चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ की वैल्यू 55 हो जा रही थी और इसी का गुणा मैं कर दे रहा था 110। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, कभी भी मल्टीपल में अगर क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं जो पहाड़े के हों, जैसे मान लो मुझे 75 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन उसने लिख दिया 75 दूना 150 और प्लस डाट 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 और 75 दहा में 750, तो मुझे इतना देखना है, ओ ये तो दुगुना है, सही बात है, और ये 10 गुना है, यानी बात आएगी 1 से 10 गुना तक होता है 55, तो मैं लिख दूंगा 55 और गुणे 75, तो मुझे बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको बताया। अब आपको समझना है बच्चा कि हम यहाँ से क्या करते हैं। देखो पहले क्या हुआ, पहले जब छोटी संख्याएं आई तो लोग ऐसे डायरेक्ट जोड़ लिए, अच्छा जोड़ लिए, बड़े खुश हुए भाई कि जोड़ने उनको आ गया। अब दूसरी बात क्या किया, अगर इन चीज़ों को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया तो मॉडिफाई करके क्या लिखा गया, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे लिख दिया गया, सही है। अब फिर क्या किया गया, 6 + 7 + 8 + 9 और +10 कर दिया गया। अब आपको देखेंगे कि हर जगह 11 11 मिलेगा, हर जगह 11 11 मिलेगा, 11 11 11 11 11 कितनी बार मिला, 5 बार, तो 11 गुणा 5 कर दिया हमने, तो आ गया मेरा कितना, 55। लेकिन बात तब फंसी जब यही सवाल 1000 बार आने लगा या 1009 बार आने लगा। अब मामला क्या हुआ, फंस गया हमारा, अब मामला क्या हुआ हमारा, फंस गया। अब क्या हुआ बच्चा, मामला हमारा जो है फंस गया, अब हमें दिक्कतें बढ़ने लगी। तो अब यहाँ से समांतर श्रेणी का जन्म हुआ, ठीक है। अब मैं n+1 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में n+1/2 n² का और n घनों का मैंने बता दिया था। तो यहाँ हम किन तरीकों की बात करेंगे उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब देखिए, समांतर श्रेणी में जानने के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले जानेंगे दोस्त। जानने के बाद हमको ये चीज़ें पता चलेंगी कि ऐसे ऐसे भी होता है। अगर ऐसे ऐसे होता है तो क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं, इन चीज़ों को करने की आवश्यकता है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक बात करना चाहें
कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से। तो यहाँ प्रथम पद क्या है बच्चा? तो प्रथम पद 1 है, प्रथम पद 1 है। फिर इसके बाद हम निकालते हैं सार्वंतर, जिसको आप कहते हैं डी। डी को हम कहते हैं सार्वंतर यानी सार्वांतर, डिफरेंस। तो 2 से इसको घटाना, यानी सार्वांतर होता है T2 - T1 = T3 - T2 = T4 - T3, इस टाइप का। अब आप यहाँ से देखेंगे कि तभी फॉलो करेगा जब हर जगह सेम डिफरेंस हो। क्या हो? यह कंडीशन तभी फॉलो करेगा जब हर जगह सेम डिफरेंस हो। जब बच्चा क्या हो? हर जगह सेम डिफरेंस हो। तो मैंने देखा कि सबका सेम डिफरेंस है, यहाँ से भी 1 मिला, यहाँ से भी 1 मिला और यहाँ से भी 1 मिला, और सब जगह से आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। जितनी भी संख्या होंगी यहाँ सब पे देखो तो सब पे कंडीशन क्या होगी? 1 ही मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अब बात है कि भाई पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो पदों की संख्या निकालने के लिए देखिए, पदों की संख्या तो आ गया a + n - 1 × d, n - 1 × d। क्या हो गया बच्चा? पदों की संख्या निकालने के लिए बात आई तो हो गया a + n - 1 × d। a क्या है? प्रथम पद। n क्या है? संख्या है, -1 × d। आप ध्यान से यहाँ से समझिएगा कि अगर मैं यहाँ प्रथम पद लिखता हूँ तो a होगा। देखिएगा, प्रथम पद मैंने क्या लिखा बच्चा? प्रथम पद। तो प्रथम पद लिखा a + n की वैल्यू 0 यानी 1 - 1 × d। तो 1 कट के क्या आ जाएगा? a, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना बच्चा, 0 खत्म। जो ही मैं द्वितीय पद लिखूंगा, क्या लिखूंगा? द्वितीय पद। तो मैं क्या लिखूंगा? a + 2 - 1 × d, यानी हम लिखेंगे a + d। जो ही मैं तृतीय पद लिखूंगा, ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ बाद में समझ में आएगा, अभी आपको बस सीखना है। तृतीय पद क्या होगा? a + 3 - 1 × d, यानी a + 2d, a + 2d। अगर मैं यहाँ से चतुर्थ पद लिखूं, क्या लिखूं? चतुर्थ पद। तो a + 4 - 1 × d, यानी a + 3d। यानी अगर वह कहेगा कि चतुर्थ पद तो आप कहेंगे a + 3d। अगर वह 8वां पद कहेगा तो a + 7d करेंगे। जैसे मैं पांचवां पद लिखना चाहूं, इसको ऊपर में मिटा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं 5वां पद लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? प्रथम पद यहां था a। अगर मैं 5वां पद लिखना चाहूं, 5वां पद, अगर मैं 5वां पद लिखना चाहूं तो बच्चा मैं क्या लिखूंगा? a + 4d। आपको पता हो गया होगा अब तक कि मैं यहाँ 5 - 1d लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आ गया a + 4d। अगर मुझे यहीं पर 6वां पद लिखना हो, a + 6 - 1 × d, तो यहाँ से आ जाएगा a + 5d। अगर मुझे यहाँ पर 7वां पद लिखना हो तो 7 - 1d, यानी दोस्त यहाँ पर a + 6d आ जाएगा। आप तो रट गया होगा। अगर मैंने कहा कि 5वां पद क्या होगा या 5वें पद का मान 40 है, अगर उसमें प्रथम पद इतना है तो सार्वंतर कितना होगा? तो अब आप 5वें पद का मान अगर 40 है तो आपको डायरेक्ट ये दिमाग में होना चाहिए 5वां पद क्या होता है? a + 4d। इसका मान दिया गया सवाल में कितना? 40। अभी कराएंगे सवाल तो बहुत मज़ा आ जाएगा इस पर, पहले आप बेसिक समझ लो। 40 हो जाएगा। अब आपसे कह दिया कि प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है तो सार्वंतर बता दो। तो आप कहेंगे तब तो सर ये हो जाएगा 5 × 8 = 40। तो d कितना हो जाएगा? 8/4, यानी कितना हो जाएगा?
2, यानी पहला पद अगर 5 है तो दूसरा पद 7 होगा, तभी तो 2 का अंतर होगा ना भाई। 5 होगा तो 7 होगा, 7 होगा तो 9 होगा। यानी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यह हो जाएगी कि सीरीज की जो शुरुआत होगी वह 5 से होगी, 5 के बाद 2 बढ़ेगा 7 होगा, 7 के बाद 2 बढ़ेगा 9 होगा, ऐसे ऐसे करते करते जाएगा। बोलिए, तो ये चीजें समझ में आई। अगर समांतर श्रेणी का कोई प्रथम पद पूछता है तो ए, द्वितीय पद पूछता है तो ए प्लस डी, तृतीय पद पूछता है तो ए प्लस 2d, चौथा पद पूछता है तो ए प्लस 3d, पांचवा पद पूछता है तो ए प्लस 5d, सॉरी ए प्लस 4d, अगर छठवां पूछता है तो ए प्लस 5d और 7वां पूछता है तो ए प्लस 6d हो जाएगा। यस और नो। 7वां पूछता है तो 6, 8वां पूछता है तो 7, 9वां पूछता है तो 8, 10वां पूछता है तो 9, 11वां पूछता है तो 10। क्लियर। अब ये पदों की संख्या आपको तो पता चल गई। अब ऐसे भी पता चल गया कि पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो मेरा एक फार्मूला पदों की संख्या से आ गया कि a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, कर लोगे। चलो अब आते हैं योगफल पे। अब आते हैं प्रथम n पदों की संख्याओं का योगफल समांतर श्रेणी। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... n पदों का योग, n पदों का योगफल। दो होता है, देखो इसमें पहले क्या होता है, Sn बराबर समेशन ऑफ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या मैंने कहा, संख्याओं का योगफल बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बात को यहाँ दोस्त हम समझने का प्रयास करेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिएगा, अगर समेशन ऐसा है तो अब हमने पढ़ा था n प्राकृत संख्याओं का योगफल। याद रखिएगा, पहली क्लास में मैंने पढ़ाया है बच्चा n + 1/2। इसी का टूटा हुआ रूप है, इसी का टूटा हुआ रूप है। कभी मैं हल करूंगा तो ये भी तोड़ के आपको बताऊंगा। जरूरत मुझे कभी पड़ी, ऐसा लगा कि इसको तोड़ के ये लाना है या इसको बना के ये जलाना है, तो ये भी बात हम कभी चर्चा आपसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा। अब बात को समझिएगा दोस्त, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर सवाल मैं छोटा ही ले रहा हूं, सवाल बड़ा नहीं लूंगा। अगर मैं इसको 10 तक लिया, इसका योगफल आपको निकालना है। बस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि छोटा सवाल है, समझ में आओगे तो बड़ा आराम से करोगे। ठीक है, देखो पदों की संख्या यहां से बच्चा आ गई कितनी, 10। यहां से पदों की संख्या आ गई 10। प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद हुआ 1, प्रथम पद हुआ 1। प्रथम पद क्या हो गया बच्चा, 1 हो गया। बोलो, प्रथम पद क्या हो गया, 1 हो गया। अब बात है डी क्या हुआ, तो डी आप कहें T2 - T1, यानी ये भी 1 हो गया। 2 में से 1 गए, 1 इससे घटाओगे तब भी 1, इससे घटाओगे तब भी 1। यहाँ 3 है, उधर 4 है, इस टाइप से है। क्लियर है बातें, बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा इसका योगफल हमको बता दो, तो योगफल बताने के लिए मैंने क्या किया, Sn बराबर n/2, तो n का मान 10, 10/2 और 2a 2 × 1 प्लस n-1 10 - 1 इंटू डी का मान भी 1। यही तो है भाई। तो आप हमको बताओ, यहाँ से तो ये 5 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, और यहाँ से 2 1 का 2 प्लस 10 में से 1 गए 9, 9 1 का 9। तो आप हमको बताओ बच्चा, यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 9 2 11 आ गया, तो क्या इन दोनों का मल्टीपल भी 55 होता है क्या? क्या इन दोनों का मल्टीपल भी 55 होता है क्या?
बोले कर पाओगे? कर लोगे, सिंपल सी बात है। अभी तक आप क्या करते थे, जो फार्मूला मैंने बताया था उस पर भी समझ लेना है, n प्लस 1/2। एक बार रिवाइज हो जाएगा, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता वो भी जान लेंगे। तो देखो 10 गुणे 10 प्लस 1 10 1 11 और बटे के 2, तो 2 से 10 कट जाएगा तो 11 पचे 55 हो जाएगा। तो सवाल का उत्तर देखो, न तो इससे डिफरेंस है न तो इससे डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस क्या है? सोच का। डिफरेंस क्या है? सोच का। जब इस सवाल को आपको करना होगा तो परेशानी बढ़ेगी, उसीलिए मैंने इस चीज़ को लगाया है। बोलो दोस्त, समझ पाए क्या कि कैसे मैं इसको जब समांतर श्रेणी को यूज करना होगा बड़े सवालों को, अच्छे सवालों को योगफल निकालने के लिए, तो अगर हमें यह पता चलना जाए या पता चल जाए, यह पता हो यह ना पता हो या इसमें ए ना पता हो, तो इस चीज़ों को हम यूज करेंगे। क्लियर है बच्चा? अगर पद पता है तब तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको भी आप निकालोगे। ठीक है, अब बातों को समझेंगे। अब अगर सवाल में, समांतर श्रेणी के सवाल में अब क्या कर दिया जाए, योगफल निकालने के लिए दे दिया जाए और कह दे अंतिम पद भी पता हो। क्या हो? अगर कह दे अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद क्या पता हो? प्रथम पद को आप कहेंगे ए और अंतिम पद को आप कहेंगे यल। प्रथम पद को आप क्या कहेंगे बच्चा? प्रथम पद को आप कहेंगे ए और अंतिम पद को कहेंगे आप यल। यल माने लास्ट। ठीक है, लास्ट टर्म जो होता है, किसी का जैसे लास्ट टर्म है, यहाँ यल पदों की संख्या हो जाए, ए अंतिम पद हो जाए। मान लो मैं इस तरीके से समझा देता हूँ, 1 + 2 + 3 + ... प्लस यल, ये लास्ट टर्म होता है। अगर अंतिम पद आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए बच्चा? अंतिम पद पूछ दिया जाए तो ऐसे संख्याओं का योगफल कैसे आप निकालोगे, उन चीज़ों को समझना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि लास्ट पद निकालने के लिए समेशन ऑफ n लिखेंगे n/2 और ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस लास्ट पद, प्रथम पद प्लस लास्ट पद, n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद। यानी दोस्त यदि हमको इसका योगफल निकालना है और हमको सवाल में यह बात पता हो कि प्रथम पद क्या है और अंतिम पद क्या है और पदों की संख्या क्या है। भाई प्रथम पद पता होगा और अंतिम पद पता होगा तो पदों की संख्या तो मैं निकाल लूँगा, पदों की संख्या मैं क्या करूँगा? निकाल लूँगा। और तब हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए उस संख्याओं, उस सीरीज का यानी उस श्रेणी का योगफल क्या होगा, समेशन क्या होगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, केवल मैं पदों की संख्या गिन लूँगा और प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल करके 2 से भाग कर दूंगा। कई किताबों में दोस्त इस तरीके से भी लिखा गया होगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है। बात एक ही है। बात क्या है? एक ही है, क्योंकि इसका मल्टीपल इसी में करोगे, इसका मल्टीपल इसी में करो। कभी कभी क्या करता है सवाल में, कह देगा समेशन जो है 500 है, संख्याओं का योगफल 500 है, पदों की संख्या 40 है। एक बात मैं बता रहा हूँ, 40 है और प्रथम पद 5 है, तो आपसे पूछ देगा अंतिम पद क्या होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो आप यहाँ से क्या करते हो, इसको काट आउट करोगे, 20 आ जाएगा। चाहो तो और काट सकते हो, ऐसे ऐसे काट दो, 2 से 25 काट दो, 2 से क्या कर दो? 25 काट दो। तो यहाँ से मिल जाएगा ये 25, यहाँ से मिल जाएगा ये 5 + l, तो लास्ट पद क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लास्ट पद क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ऐसे भी कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कई बार तो आपको लास्ट पद दे दिया जाएगा, ये भी दे दिया जाएगा, ये भी दे दिया जाएगा, तो नंबर टर्म पूछ देगा कितने टर्म हैं। कभी कभी आपसे क्या करेगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, तो ये पूछ देगा। यानी 3 चीज़ें हमेशा गिवन होंगी सवाल में। कितनी चीज़ें नहीं होंगी तो इक्वेशन बनाएंगे। पहली बात, या तो n दिया गया हो,
या तो ए दिया गया हो या तो यल दिया गया हो, और आपसे क्या पूछ दे, एसएन पूछ दे, ये हाँ ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है ऐसे। चलो इसको एक्स वाई जेड लिख देता हूँ जिससे पता चले पूछा गया था, एक्स वाई और जेड इस तरीके का दे दे। और कभी कभी क्या करेगा, एसएन दे देगा, मान लो पी दे दिए, ए दे दिया वाई, यल दे दिया जेड, तो आपसे पूछेगा एन बता दो भाई, एन बता दो। यानी आपको यहाँ से एक बात समझ में आई कि 3 कंडीशन ऐसे होंगे जो सवाल में ऑलरेडी गिवन होंगे, अगर नहीं होंगे तो उसमें ये भी दिया गया होगा कि प्रथम पद ऐसा होगा, द्वितीय पद ऐसा होगा। समीकरण बनाओगे आप, कैसे बनाओगे मैंने बता दिया। जैसे दे दिया किसी श्रेणी का 8वां पद 12 है तथा चौथा पद 16 है, ऐसे एक श्रेणी में बना दिया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, वहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों को निकालने के बाद फिर दोस्त क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ए और डी आ जाएगा। तथा देगा कि अंतिम पद 12 हो, तो जब ए और डी की वैल्यू निकालोगे और अंतिम पद 12 दिया गया हो या अंतिम पद 20 दिया गया हो या कुछ भी दिया गया हो, आप फार्मूला अगर आपको याद है कि Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल होता है बच्चा, तो आराम से कर जाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है मैं यहीं समाप्त करता हूं। कल हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी पर आधारित प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों।